नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बेहतर चल रही होंगी। इन्हीं तैयारियों को और बेहतरीन बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की अर्थशास्त्र का समष्टि अर्थशास्त्र का अध्याय 3 मुद्रा और बैंकिंग, और आज उसमें लेक्चर नंबर भी हमारा 3 ही है। हमने लेक्चर 1 और 2 कवर कर लिया है। 1 में हमने पढ़ा था वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में, 2 में हमने पढ़ा कि मुद्रा क्या होती है, मुद्रा की परिभाषा जानी, और फिर मुद्रा के जो विकास और मुद्रा के कार्यों की चर्चा हमने लेक्चर नंबर 2 में करी थी। तो गुरुजी आज लेक्चर नंबर 3 में क्या होने वाला है? लेक्चर नंबर 3 में आज धमाका होने वाला है। क्या धमाका होगा? आज हम बात करेंगे डिजिटल सौदों की। ठीक है, ऐसे सौदे जिनका पता ही नहीं चलता कि पैसा आया या गया, पर बस वो बाद में ही पता चलेगा कि चला गया। मुद्रा का महत्व जानेंगे, इसकी इंपोर्टेंस क्या है मनी की, फिर मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति, ठीक है ना, डिमांड ऑफ मनी एंड डिमांड जो सप्लाई ऑफ मनी, ये भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। आज हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है बच्चों डिजिटल सौदे या डिजिटल ट्रांजैक्शन। ठीक है, इसके बारे में आपकी एनसीईआरटी में बता रखा है कि भाई डिजिटल ट्रांजैक्शन के बारे में, तो वही हम पढ़ेंगे। यहाँ पर आप लोग बच्चों को मैंने पहले लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि प्लीज आप किसी भी बात की चिंता ना करें, आपको थोड़ा सा ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ाया जा रहा है, जानबूझ करके पढ़ाया जा रहा है। वो इसलिए पढ़ाया जा रहा है, उसके 2 कारण है बच्चों। पहला कारण तो ये कि अगर बोर्ड में सवाल आता है तो आप उस सवाल को अटेम्प्ट कर पाओ। दूसरी बात ये है कि जो हम 12th में पढ़ते हैं ना बच्चों, वो आपके फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर कॉलेज में बहुत काम आता है। मैं आपको सच में, मैं खुद अपनी रियलिटी बता रहा हूं। मैंने कॉलेज के 3 साल में वह आंसर्स लिखे हैं जो 12th के मैं लिख करके आता था। इतना मतलब 12th का जो नॉलेज था वो इतना हेल्पफुल होता था। हाँ, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में थोड़ा सा और एडिशन होता है, परंतु 12th वाला जो है काफी, आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर में भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक क्या कार्य करता है। तो केंद्रीय बैंक क्या काम करता है वो हम 12th में पढ़ लेंगे। व्यापारिक बैंक या व्यावसायिक बैंक जो होते हैं, कॉमर्शियल बैंक जो होते हैं, उनके क्या कार्य हैं, क्या फंक्शन है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। तो मतलब काफी कुछ ऐसा है जो हम आज एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे, तो आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तक काम आएगा। और नेक्स्ट तीसरा पॉइंट मेरा ये होता है कि आप जो भी पढ़ो ना वो इस प्रकार से पढ़ो कि सिर्फ वो किताबी ज्ञान या रट्टाफिकेशन नहीं होना चाहिए, आप दूसरे लोगों को भी बता सको। तो आपके पास पूरी नॉलेज होना जरूरी है, इसलिए अपन थोड़ा सा एक कदम एक्स्ट्रा चल रहे हैं। अपन एनसीईआरटी में तो जो कुछ है एनसीईआरटी का तो एक एक वर्ड कवर करेंगे ही करेंगे, उसके साथ जो अलग बुक में कुछ एक्स्ट्रा दिया हुआ है वो भी कवर करेंगे। डिजिटल सौदे या डिजिटल ट्रांजेक्शन। सौदे या ट्रांजेक्शन का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, लेन देन करना। ठीक है, लेन देन करना। ये जो लेन देन करना है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विनिमय कहते हैं। कि भाई वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान करना, और आदान प्रदान करते समय जो मध्यस्थता का काम कर रही है वो मुद्रा कर रही है, वो मनी कर रही है। ठीक है, तो लेन देन में मध्यस्थता कौन करती है, मुद्रा करती है। तो अब यहाँ पे डिजिटल ट्रांजेक्शन या डिजिटल सौदे, लेन देन, अब यहाँ पे सब कुछ जो हो रहा है ना बेटा, वो क्या है, आपको दिखेगा नहीं। वो सब कुछ क्या है, दिखेगा नहीं, बस वो होता जाएगा, उसी को डिजिटल ट्रांजैक्शन कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर मैं कहूं, जैसे भूत होता है ना भूत हर किसी को दिखता नहीं है, बस वो हमारे साथ चलता रहता है, फॉलो करता रहता है और यूं ठीक है, तो बस वो डिजिटल ट्रांजैक्शन वैसा ही है। आपके हाथ से पैसे नहीं जाएंगे, आपके हाथ में पैसे आएंगे नहीं, पर हाँ वो पैसे कट भी गए और वो पैसे आपके अकाउंट में आ भी गए, पर आपको पता ही नहीं है हो क्या रहा है, चल क्या रहा, बस चल रहा है जो भी चल रहा है। तो डिजिटल ट्रांजैक्शन है। इन डिजिटल ट्रांजैक्शन के बारे में आज आप लोग शायद बहुत अच्छे से वाकिफ हो, आप सभी अच्छे से जानते हो, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं जिससे कि आपकी नॉलेज और बढ़े। कुछ देशों ने एक ऐसी अर्थव्यवस्था की ओर चलने का प्रयास किया है जिसमें नकदी का उपयोग कम और डिजिटल सौदों का उपयोग अधिक हो। अब काफी देशों ने एक ऐसी अर्थव्यवस्था, एक ऐसी इकोनॉमी बनाने की कोशिश करी है जहां पर क्या है, नकदी का उपयोग कम हो। नकदी का मतलब क्या होता है, कैश। जो कैश होता है ना, कैश का उपयोग क्या होगा, कम होगा। मतलब हमें ज्यादा पैसे जेब में लेकर के घूमने की जरूरत नहीं है। हम किसका उपयोग ज्यादा करेंगे, डिजिटल सौदों का करेंगे। मतलब अगर मुझे किसी से पेमेंट लेना है तो वो मैं डिजिटल लूंगा, मुझे किसी को पेमेंट देना है तो वो मैं डिजिटल लूंगा। डिजिटल का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई भी जो डिजिटली आइटम होता है, जैसे जनरली हम यहाँ पर मोबाइल की बात करते हैं कि हम मोबाइल के द्वारा हम पैसों का क्या कर लेंगे, ट्रांसफर कर लेंगे।
अब आपको यूं हाथ में पैसा नहीं दिखेगा, कैश नहीं दिखेगा भैया। एक तो क्या है, जैसे मान लीजिए मैं आपको 100 रुपए का नोट दे रहा हूं तो ये दिख रहा है नकदी है, कैश है, कैश मैंने आपके हाथ में दिया है, आपने मुझे 100 रुपए दिए, 200 रुपए दिए, वो कैश दिख रहा है। परंतु डिजिटल में हमें शो नहीं होता, दिखता नहीं है, वो चल रहा है। अब हमने क्या करा कि हाँ सर मेरे अकाउंट में 100 रुपए डाल दीजिए, मैंने आपके फोन पे कर दिया, पेटीएम कर दिया, अलग अलग जो ट्रांजेक्शन ऐप चल रहे हैं उनके थ्रू हमने यूज कर दिया। बैंकिंग आज इंटरनेट बैंकिंग होती है, उसके थ्रू हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया। या आप लोग देखा करो जो बिजली का बिल आता है या जो पानी का बिल आता है वो भी सब आजकल ऑनलाइन फिल हो जाता है, ऑनलाइन घर बैठे हम भर देते हैं। तो उससे क्या है कि वो पैसा हमारे अकाउंट से कट गया और जिसके अकाउंट में भेजना था उसके अकाउंट में चला गया। परंतु क्या मेरे हाथ से पैसा गया? मेरे हाथ में तो पैसा था ही नहीं, पैसा कहां था? मेरे मोबाइल में था। मोबाइल में मतलब मेरे बैंक में था, और बैंक का जो जुड़ा हुआ है वो मेरे मोबाइल के नंबर से जुड़ा हुआ, और उस नंबर से मैंने दूसरे जगह पेमेंट कर दिया। तो ये क्या है? डिजिटल सौदे। तो अब हमारी एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाने का प्रयास है काफी देशों का जहां पे लोगों को कैश का कम से कम यूज करना पड़े। देखो डिजिटल ट्रांजेक्शन वैसे बहुत यूजफुल है, बहुत फायदेमंद है। क्यों फायदेमंद है? पहली बात तो हमें बहुत ज्यादा कैश लेकर के कैरी करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो पहले के समय में क्या है, लोग काफी पैसा कैश लेकर के चलते थे जिससे चोरी होने का, उनके ऊपर अटैक होने का डर होता था। पर अब ऐसा कुछ भी नहीं। अब सब कुछ जो है वो मेरे मोबाइल में है, मुझे सिर्फ मेरा मोबाइल उठाना है, मोबाइल मेरे साथ है, मतलब सब मेरे साथ है, क्योंकि उसी में मेरा पैसा है, सब कुछ उसमें। तो आपको ज्यादा कैश लेकर के चलने की जरूरत नहीं है, आप कहीं पर भी उसका यूज कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो। आपको यूं निकाल करके यूं देने की जरूरत नहीं है। नहीं तो काफी बार तो ऐसा होता है पैसे गिनते रहते हैं तो चोर लेकर के भग जाया करता था। अब पर ऐसा नहीं है। हाँ, पर डिजिटल ट्रांजेक्शन में हमें थोड़ी सी सेफ्टी के साथ काम करने की जरूरत है, थोड़ा सा सेफ होकर के काम करने की जरूरत है। तो सेफ्टी करेंगे तो डिजिटल ट्रांजैक्शन बहुत बेहतर है। जैसे यहाँ पे मैंने तस्वीर दिखाई है कि इस व्यक्ति ने पेमेंट करा और ये पैसा इसके अकाउंट में चला जाता है, ठीक है, डिजिटल ही गया है, वैसे कोई वहां पर पैसे दिए नहीं, ये ले भैया तो पैसे ले। और ऐसा मेरे फादर रेलवे में है, वो ऐसे बताया करते हैं कि जब 2000 से पहले की बात है कि क्या हुआ करता था कि पूरी एक पेटी भर कर करके, ठीक है, इतनी बड़ी जो आप बक्सा या पेटी उसको कहते हैं, वो पेटी या बक्सा भर कर करके लोगों की सैलरी आया करती थी। वो सैलरी जो हेड हुआ करते थे, जिनका काम था डिवाइड करना, उनके पास वो पेटी पहुंचती थी। फिर वो व्यक्ति गिन गिन के, हाँ भाई उस समय 2000 से पहले 5000, 6000, 3000 इतनी ही सैलरी मिला करती थी। तो वो सैलरी फिर गिन गिन करके ऐसे दिया करता था, ये ले भाई, ये ले भाई, ये ले भाई। अब आज क्या है, आज नहीं, सरकार का अकाउंट कनेक्ट है, सरकार आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है, आपके अकाउंट में भेज देती है। तो अब वो सोचो कि भैया इतना पैसा वो रेलवे के ऑफिस में भेजना, फिर वहां से एक एक व्यक्ति को गिन गिन करके देना, कौन इतनी माथापच्ची करेगा। और कभी मान लो कि नोट चिपक करके एक्स्ट्रा चला गया, कम चला गया, तो इतनी सारी दिक्कतें खत्म। अब सीधा आपको डिजिटल ट्रांसफर करना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि खुले की झंझट नहीं है, ठीक है। नहीं तो चेंज में लोग, अरे भैया 5 रुपए तो नहीं है, ले भाई 5 रुपए तो ऑनलाइन कर, तू 4 रुपए ही कर, चाहिए 1 रुपए कर, ऑनलाइन कर जा, क्योंकि उसमें खुलने की दिक्कत ही नहीं। आपके बैंक से 1 कटे, 2 कटे, 10 कटे, कोई उसमें बड़ा डिफरेंस नहीं आता है। तो कुछ देशों की ऐसी कोशिश है डिजिटल सौदे करने की। यह समाज एक ऐसे आर्थिक समाज का बोध कराता है जिसमें वित्तीय सौदे भौतिक बैंक नोटों अथवा सिक्कों से संबंधित न होकर व्यवहार करने वाले पक्षों के बीच डिजिटल सूचनाओं, सामान्यतः द्रव्य का इलेक्ट्रॉनिक प्रतिनिधित्व से जुड़े होते हैं। तो अब ये एक ऐसे आर्थिक समाज की, एक ऐसी इकोनॉमिक सोसाइटी का बोध कराता है। बोध कराने का मतलब क्या है? हमें ज्ञान कराता है, हमें उससे जोड़ता है, उससे अवगत कराने का काम करता है। जिसमें जो भौतिक बैंक नोट है, भौतिक का मतलब क्या होता है? फिजिकल। फिजिकल मतलब ऐसी वस्तु जिसको आप छू सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो, ठीक है। तो अब जो भौतिक बैंक, जो बैंक है और उनके द्वारा जो नोट दिए जा रहे हैं, आज मेरे पास नोट होगा, मैं उसको छू सकता हूं, मैं उसको यूज कर सकता हूं, वो फिजिकल है, वो मेरे हाथ में दिख रहा है कि हाँ भाई मेरे हाथ में 10,000 रुपए आए हैं, वो भौतिक है। परंतु अब इन भौतिक बैंक नोटों को बंद कर करके उन सिक्कों से संबंधित नहीं है। ये किससे संबंधित है? ये डिजिटल सूचनाओं से। और द्रव्य का मतलब यहां पे क्या बेटा? द्रव्य का मतलब यहां पे मनी है बेटा। द्रव्य का मतलब यहाँ पे क्या है? मनी है। जनरली जो द्रव्य का मतलब होता है वो लिक्विड होता है, ठीक है, तरल होता है। तो यहाँ पे जो तरल शब्द या द्रव्य शब्द मनी के लिए प्रयोग किया गया है, वो क्यों करा गया है? क्योंकि हमने मुद्रा के कार्य में पढ़ा है कि संपत्ति की तरलता होती है, तो मनी सबसे तरल पदार्थ है, सबसे लिक्विड है, तो इसलिए द्रव्य शब्द भी यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं अपन। तो द्रव्य का इलेक्ट्रॉनिक प्रतिनिधित्व है, ठीक है। तो जो वो मनी है उसका इलेक्ट्रॉनिक प्रतिनिधित्व। आज मेरे जो मैं सब कुछ जो कर रहा हूँ भाई, ऐसा तो है नहीं वो पैसा मेरे कहीं से भी टपक गया, मैंने काम करा, मैंने मेहनत करी, उससे क्या मुझे पैसा मिला, और फिर वो अब हम डिजिटली कर रहे हैं। हम ऐसे नोट निकाल करके नहीं दे रहे, अब वो सब कुछ डिजिटली चल रहा है। पर क्या आप वो डिजिटल हो रहा, आप उसको छू सकते हो? नहीं छू सकते हो। क्या आप ऐसे पैसा निकल के उसके अकाउंट में गया ऐसे पकड़ने जाओगे? नहीं पकड़ सकते ना,
बिल्कुल नहीं पकड़ सकते। पर नोट तो साथ 500, अरे 500 वापस लौटा, 500 दे 500 लेगा, ये 200 पकड़ निकल यहाँ से ठीक है ना। तो अब डिजिटल हो गया, अब भौतिक नहीं। तो यहाँ पर आर्थिक समाज एक ऐसा समाज, एक ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं जहां पर इन भौतिक नोटों की आवश्यकता नहीं होगी, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, सब कुछ डिजिटल हो जाएगा। भारत में सरकार लगातार अधिक वित्तीय समायोजन के विभिन्न सुधारों में विनियोग कर रही है। अब देखिए वित्तीय समायोजन, वित्तीय समायोजन का मतलब होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन बेटा, और इंक्लूजन का मतलब या समायोजन का मतलब होता है सबको जोड़ने का काम है, सबको साथ लेकर के चलने का काम है। और यहां पर जो सबको साथ लेकर के चलना है वो किस प्रकार से, वित्तीय प्रकार से, फाइनेंशियल प्रकार से। तो यहां पर सरकार क्या कर रही है, वित्तीय रूप से सबको जोड़ने की कोशिश कर रही है कि जो गरीब से गरीब वर्ग हो, जो सबसे पिछड़ा व्यक्ति हो, वो भी हमारे वित्तीय रूप से सक्षम बन सके, वित्तीय रूप से, आर्थिक रूप से सक्षम बन सके। इसके लिए सरकार काफी सुधारों में क्या कर रही है, विनियोग कर रही है, मतलब पैसा सरकार लगा रही है। विगत कुछ वर्षों में धन जन खाते, आधार, ई वॉलेट, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, एनएसडब्ल्यू आदि ने सरकार के डिजिटल होने के निश्चय को बल प्रदान किया है। अब 2014 के बाद, मोदी जी के आने के बाद डिजिटल थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही हुआ है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि डिजिटल इंडिया का जो प्रोग्राम है वो कब चला था, आज आपको कुछ थोड़ा सा करंट से भी जोड़ लेते हैं। मोदी जी ने डिजिटल इंडिया का कैंपेन चलाया कि इंडिया कैसा हो, डिजिटल हो। उसके लिए कब चलाया, 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया का कैंपेन चलाया गया। इस 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया का कैंपेन चलाया। और अगर हम बात करें 31 दिसंबर 2018 तक भारत की जो जनसंख्या थी वो कितनी थी, 130 करोड़ थी बेटा। कितनी, 130 करोड़। इस 130 करोड़ जनसंख्या में मोबाइल फोन जो है वो कितने हैं, 150 करोड़ मोबाइल फोन थे 20 करोड़ एक्स्ट्रा ये। और इस 150 करोड़ में से जो स्मार्टफोन है वो 100 करोड़ थे बेटा। मैं यहाँ पे ये जो आंकड़े आपको दर्शा रहा हूं वो इसलिए दर्शा रहा हूं क्योंकि भैया जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो तो मोबाइल ही काम कर रही है। और वो मोबाइल मतलब 130 करोड़ की आबादी में से 100 करोड़ का स्मार्टफोन होना ये बड़ी बात है। मतलब हम डिजिटल एक्टिव हो सकते हैं, आजकल सबके पास फोन है। और स्पेशली कोरोना के बाद तो बच्चे बच्चे के पास भी फोन आ गया। तो सरकार ने काफी योजनाएं चलाई, जन धन खाता योजना चलाई। अब आज आप लोगों का काम है कि जो जन धन खाता प्रधानमंत्री जी ने चलाया था, ये योजना कब चलाई थी। इस जन धन खाता योजना के तहत सरकार ने क्या करा, सबके जीरो बैलेंस अकाउंट खोले। जनरली क्या होता है, अगर आप बैंक में जाओगे और आपको अकाउंट खुलाना है तो आपको मिनिमम बैलेंस बताते हैं। किसी का 500 होता है, किसी का 2000, किसी का 2500। मतलब वो पैसा आप निकलवा नहीं सकते, कम से कम इतना तो आपको बैंक के पास रखना ही पड़ेगा, वो निकाल नहीं सकते। परंतु सरकार ने क्या करा कि नहीं भैया सबको जोड़ना है, इसलिए सबको बोला जीरो, सभी बैंकों को बोला जीरो पे अकाउंट खोलो, मिनिमम बैलेंस कुछ नहीं रखना। इस बहाने क्या हुआ कि सब ने, जो गांव में पिछड़े से पिछड़े इलाके में जो महिलाएं रह रही है, उन्होंने भी जाकर के क्या कर लिया, बैंकों में खाता खुलवा लिया। जीरो में कुछ लग तो रहा ही नहीं है, कोई 500 नहीं देने, 2000 नहीं देने, जीरो में खाता खुल रहा है। अब उससे फायदा क्या हुआ, पहली बात तो सरकार के पास सभी जो है बैंकिंग ट्रांजैक्शन की डिटेल पहुंच गई। सबको सरकार ने क्या कर दिया, बैंकों से जोड़ दिया कि चलो भैया सब बैंकों में आ जाओ। तो अब सबके बैंकों में डिटेल ये। अब दूसरा, सरकार को अगर कभी भी किसी योजना का फायदा देना है, किसी को 1000 रुपए भेजने, 800 रुपए भेजने, 500 रुपए भेजने, अब सीधा सरकार बैंकों के अकाउंट में डालेगी। अब छोड़ो भैया उस अधिकारी को देंगे, वो 110 कम करेगा, फिर उसको देंगे, उसको देंगे, नहीं, सीधा सरकार उस वाले अकाउंट में डाल देगी। तो अब क्यों, और अकाउंट पहले थे नहीं, पर अब सरकार ने खुलवा दी। जीरो पे खोलो ना, हम कह रहे हैं फ्री पे खोलो, कोई दिक्कत नहीं। तो उसे जोड़ दिया और सरकार के पास भी सारी डिटेल आ गई। ये जनधन खाते हैं। ई वॉलेट्स का मतलब ये है कि अब आपको वॉलेट, आप समझते हैं ना, जो सब यूज करते हैं वॉलेट, तो आपको पता ही है, जिसमें हम पैसे रखते हैं, ठीक है। महिलाएं भी जो बड़ा वाला पर्स आती है वो पर्स यूज करती है। तो ये सब कुछ, तो वॉलेट अब कैसा वॉलेट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट हो गया। अब आपको वैसा नहीं रखना, वो लेदर वाला वॉलेट नहीं रखना है, अब इलेक्ट्रॉनिक हो गया। मतलब अब आपके इलेक्ट्रॉनिक जो फोन है उसी में ही सारे के सारा पेमेंट है, सारे के सारे पैसे हैं, आप उसका इस्तेमाल करिए। नेशनल फाइनेंशियल स्विच क्या है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच बेटा ये सारे एटीएम्स को कनेक्ट करने का काम है कि भाई जो सारा एटीएम्स है वो एक दूसरे से कनेक्ट रहे। मतलब ऐसा नहीं हो मैं इस राइस बैंक में खाता तो मैं इसी के एटीएम से पैसे निकाल सकूं, मैं किसी से भी निकाल सकता हूं, ठीक है। और आपको बता दूं आज जानकारी के लिए, जो पहला एटीएम था, ठीक है, एटीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम में उम्मीद करता हूं कि आपको पता होगा, नहीं पता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं बता देता हूं। एटीएम एक तरीके से बेटा एक मशीन है जिसमें क्या होता है कि बैंक वाले कुछ पैसा डाल देते हैं और फिर जैसे मान लीजिए मुझे एक कार्ड दिया जाएगा, उसको एटीएम कार्ड कहते हैं, और उस एटीएम कार्ड के साथ मुझे एक पिन मिलता है। मैं उस एटीएम कार्ड में वो जो एटीएम कार्ड की मशीन है उस मशीन में कार्ड लगाऊंगा,
वो मुझसे पूछेगा कि हाँ भैया आप अपना पिन बताइए, मैं पिन बताऊंगा। फिर वो पूछेगा कितना पैसा विड्रॉल करना है, कितना पैसा निकालना है आपको, इतना पैसा। बोला अच्छा इतना निकाल लो, अब इतना बाकी आपका रह गया। तो ये एटीएम है, इनको कनेक्ट करने की बात हुई। तो सबसे पहला जो एटीएम भारत में खोला गया था वो कब खोला गया था? 1987 में खोला गया था। कहां पे खोला गया था? मुंबई में खोला गया था। ठीक है, 1987 में पहला एटीएम खोला गया था। तो ये सब सरकार के जो डिजिटल होने का निश्चय है उसको बल प्रदान करते हैं। ये एनएफएस का मैंने दिखाया है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच। ओके, मोबाइल एवं स्मार्टफोनों के पूरे भारत में फैल जाने के कारण आज वित्तीय समायोजन को एक वास्तविक सोपान के भांति देखा जा सकता है। तो अब आज मोबाइल और स्मार्टफोन पूरे भारत में फैल चुके हैं। मैंने बताया 130 करोड़ आबादी के पास 150 करोड़ फोन है। ठीक है ना, जब इतनी बड़ी आबादी का इतने ज्यादा फोन्स हैं तो अभी हमारा जो सपना था वो कहीं ना कहीं हकीकत होता नजर आ रहा है। डिजिटल ट्रांजेक्शन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट उपकरण है, जो सबसे इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है वो हमारे मोबाइल फोन है, और आज वो बड़ी आबादी के पास है। तो कहीं ना कहीं जो वित्तीय समायोजन है वो कहीं ना कहीं सफल होता हुआ दिख रहा है। वित्तीय समायोजन क्यों? क्योंकि आज हमने जीरो बैलेंस के हिसाब से सबको बैंकों से जोड़ लिया, सबके पास आज मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, तो हम सबको कनेक्ट करने की सरकार यहाँ पे कोशिश कर रही है। चलिए, तो ये डिजिटल सौदे या कैशलेस ट्रांजैक्शन भी कहते हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं मुद्रा का महत्व। ठीक है, मुद्रा का महत्व तो उसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? इंपोर्टेंस ऑफ मनी। इंपोर्टेंस ऑफ मनी। अब आप बोलोगे सर जी मनी की तो इंपोर्टेंस ही इंपोर्टेंस है और जिसके पास नहीं है वो तो शायद सबसे ज्यादा जानता है कि मनी की क्या इंपोर्टेंस है। तो इंपोर्टेंस तो बहुत है मनी की। देखिए, सबसे अब यहाँ पे हम कुछ बेसिक बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। मुद्रा का महत्व या इंपोर्टेंस ऑफ मनी। बेटा देखो, किसी भी चीज का जो महत्व होता है, उसका इंपोर्टेंस होता है, वो उसके कार्य से होता है, वो उसके कार्य से होता है, वो उसके काम से होता है। अगर आप कहीं किसी संस्था के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी फर्म के लिए अगर आप कार्य करने योग्य हो, आप उनके लिए यूजफुल हो, तो आपका महत्व है, आपकी इंपोर्टेंस है, नहीं तो आप बेकार हो। ये बात तो आप मानते हो भैया। आज ज्यादातर दोस्ती, रिश्ते, नाते सब कुछ हैं, वो क्या है? वो देखते हैं हाँ यार ये वाला व्यक्ति हमारे ये काम आ सकता है, इसलिए हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, होता है ना। मतलब आज अगर कुछ भी चीज कहीं ना कहीं, चाहे वो व्यक्ति हो, कोई भी हो, अगर हमें उसकी इंपोर्टेंस कब, हम कैसे पता लगाते हैं यार ये हमारे इतना काम आ सकता है, मतलब कहीं ना कहीं उसमें कुछ गुण है कि वो हमारे काम आ सके, और उसमें गुण है इसीलिए तो महत्व है, इसीलिए तो उसकी इंपोर्टेंस है। नहीं तो क्या जरूरत है भैया, वो कुछ कर ही नहीं सकता तो फिर उसकी इंपोर्टेंस रहेगी नहीं। तो ये इंपोर्टेंस किससे होती है बेटा? कार्य से होती है, उसके काम से होती है। आज मुद्रा का महत्व क्यों बढ़ा? क्योंकि मुद्रा वह सारे काम कर पा रहा है, वो सारे कार्य कर पा रहा है जो कि वस्तु विनिमय प्रणाली में नहीं हो पा रहे थे। तो मुद्रा का महत्व में सबसे इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि उसके कार्य ऐसे हैं कि उसके कारण उसका जो महत्व है, उसकी इंपोर्टेंस बढ़ जाती है। और देखिए, अब मुद्रा का महत्व, आप मुद्रा का महत्व किसी भी चीज में देख लीजिए। उपभोग में भी महत्व बढ़ा है, मतलब जितने भी उपभोक्ता है, उपभोग करने वाले हैं, मतलब कंज्यूमर्स जो हैं, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है मुद्रा। उसके अलावा हम बात करें प्रोड्यूसर्स के लिए, उत्पादकों के लिए भी मुद्रा महत्व है। आज हम हर चीज को जो कैलकुलेट कर रहे हैं, आज हम हर चीज को जो भाप रहे हैं, वो किससे भाप रहे हैं, किससे माप रहे हैं? हम सिर्फ मुद्रा से माप रहे हैं, हम मनी से माप रहे हैं। मतलब आप आज ये चीज सोचिए, और आपको सबसे बड़ी एक उदाहरण देता हूं। आज लोग अपने संतुष्टि का जो स्तर है वो भी किससे मापते हैं? पैसों से मापते हैं। साहब मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, हाँ तो मैं संतुष्ट। मेरे पास 20 लाख हैं तो मैं संतुष्ट। आज हम हमारी सक्सेस जो माप रहे हैं वो भी किससे माप रहे हैं? पैसों से माप रहे हैं। अरे यार वो व्यक्ति 1 करोड़ महीने के कमाता है, सक्सेसफुल है। पर ये परिभाषा गलत है, मेरी तरफ से गलत है। ठीक है, मेरी तरफ से क्या सक्सेस की परिभाषा है वो किसी दिन मैं आपको जरूर बताऊंगा, पर आपकी नजर में सक्सेस की परिभाषा क्या है वो आप जरूर बताइएगा। तो हमने सक्सेस को भी किस चीज से नापा? पैसों से नापा। और साहब इसने इतना कमाया, इसने इतना कमाया। मतलब आज हम हर चीज को अगर डिस्क्राइब कर रहे हैं तो किस चीज से कर रहे हैं? हम पैसों से कर रहे हैं। मतलब लोगों को जो सम्मान भी दिया जाता है, रेस्पेक्ट भी दी जाती है, वो भी पैसों से दी जाती है। एक छोटी सी कहानी है, एक सेठ हुआ करता था, तो जो सेठ जाया करता था ना, तो उसको सब नमस्कार सेठ जी नमस्कार नमस्कार, तो वो धीरे से बोलता था, बोल दूंगा घर पे जाकर के, बोल दूंगा घर पे जाकर के। अब एक दिन कोई व्यक्ति उसके साथ चल रहा था और सामने से किसी ने बोला सेठ जी नमस्कार, उसने बोल दिया हाँ भाई बोल दूंगा घर जाकर के। अब वो पास में जो व्यक्ति था उसने सुन लिया, बोले यार सेठ जी ये क्या बात हुई, आप किसको बोल दोगे घर जाकर के? वो तो आपको नमस्कार कर रहे हो, आप कह रहे हो बोल दूंगा घर जाकर के। तो उसने बोला देख भाई ये मेरी इज्जत नहीं है, ये इज्जत है मेरी तिजोरी की। बोले मतलब? बोले जो मेरी तिजोरी में धन पड़ा ना उसकी इज्जत है, ये मेरी इज्जत थोड़ी भाई। मेरे पास आज पैसा खत्म हो जाए तो काय का सेठ जी फिर मेरा नाम बिगाड़ करके और बोलेंगे अरे इधर
तो ये जो सारी इज्जत है वो किसकी है? पैसों की है। तो भाई उस पैसों को धन्यवाद बोल दूंगा कि आज उसको उसने नमस्कार करा था, धन्यवाद, जो तेरे चक्कर में मुझे भी इज्जत मिल जाती है। तो हमने क्या करा, सम्मान, रेस्पेक्ट भी जो करा वो भी पैसों से। तो मुद्रा का इंपोर्टेंस, मुद्रा की महत्व आप इन्हीं सभी चीजों से समझ सकते हैं। परंतु फिर भी और क्या मुद्रा का महत्व है उसको आइए थोड़ा सा विस्तार में जानते हैं। सबसे पहले बाजार व्यवस्था की धुरी है। धुरी का मतलब क्या होता है? एक्सेस, ठीक है, वो भी हम समझेंगे। आर्थिक विकास का मापक है। अगर आर्थिक विकास को मापना होता है तो वो भी हम इसी से मापते हैं। अर्थव्यवस्था की बचतों के निवेश परिवर्तन है। श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण है। और आर्थिक जीवन में स्वतंत्रता और सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार। चलिए अब इनको एक एक डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाजार व्यवस्था की धुरी। ठीक है, धुरी का मतलब क्या होता है बेटा? एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है वह बिंदु, वह पॉइंट जिस पर सब कुछ टिका हो। ठीक है, वह बिंदु, वह पॉइंट जिस पे सब कुछ टिका हो। भाई जैसे आज मैं कहूं, मैं जैसे ये भाई मेरी उंगली है और इस पे मैंने मार्कर को टिका लिया, तो ये मेरे मार्कर क्या, ये उंगली क्या बन जाएगी? एक्सेस बन जाएगी इस मार्कर के टिकने का। तो मतलब अगर जो पूरी बाजार व्यवस्था है, और अब बाजार व्यवस्था में क्या आता है? पूंजीवादी व्यवस्था हमने पढ़ी, जहां पे मांग और पूर्ति होगी, और इस मांग पूर्ति पूरा बाजार, जो पूरा सिस्टम चल रहा है, वो किसके कारण चल पा रहा है? मनी के कारण चल पा रहा है। क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली में ना तो इतना उत्पादन हो पा रहा था, ना इतना उपभोग हो रहा था, ना मांग, ना पूर्ति, कुछ भी नहीं हो पा रहा था, इसलिए बाजार सिस्टम ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा था। परंतु अगर आज बाजार व्यवस्था बहुत अच्छे से काम कर रही है, वो किसके कारण काम कर रही है? मनी के कारण, पैसों के कारण काम कर रही है। क्यों? क्योंकि हम जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा पैसा कमाएंगे, और जितना ज्यादा पैसा कमाएंगे हम उतना ही उसको खर्च कर पाएंगे, हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर पाएंगे। तो पूरी बाजार व्यवस्था की जो धुरी है, जो एक्सेस है, वो क्या है? वो पैसा है। आधुनिक समय में मुद्रा अर्थव्यवस्था में विनिमय का सरल माध्यम बन चुकी है, सबसे सरल माध्यम बन चुकी है, तो बात हमें पता ही। अतः बाजार व्यवस्था में समस्त लेन देन मुद्रा के माध्यम से ही किए जाते हैं। दूसरा है आर्थिक विकास का मापक। अब आर्थिक विकास का मापक किसका? आर्थिक विकास आप व्यक्तिगत के भी बात कर लीजिए। मैंने अभी कहा ना, आज हम जो विकास की बात करते हैं, विकास क्या है? किसी के प्रगति, सुधार, कुछ बहुत अच्छा अचीव कर ले वो विकास। और वो कैसे माप रहे? पैसे से। वो महीने के 1 लाख रुपए कमा रहा है और वो महीने के 10 लाख कमा रहा है, और गजब यार। हम आर्थिक विकास को भी जो माप रहे हैं, किससे माप रहे हैं? हम पैसों से माप रहे हैं। हम राष्ट्र की बात करते हैं, हम देश की बात करते हैं, उस देश की इतनी जीडीपी, उस देश की इतनी जीडीपी। जीडीपी क्या है? सकल घरेलू उत्पाद, कि आपके देश के अंदर कितनी वस्तु सेवाओं का उत्पादन हुआ, उसका बाजार मूल्य क्या है? वो जीडीपी मूल्य आ गया। और मूल्य कैसे पता लगाते हैं? हम पैसों से पता लगाते हैं। तो भैया आर्थिक विकास चाहे देश का हो, चाहे राज्य का हो, चाहे व्यक्तिगत का हो, वो सब किससे मापा जा रहा है? वो मुद्रा से मापा जा रहा है। तो ये इसलिए भी मुद्रा महत्व है। मुद्रा देश की आर्थिक उन्नति एवं विकास का मापक है। तो किसी भी देश की आर्थिक उन्नति, कि भाई उसकी प्रोग्रेस कितनी हुई है, उसके विकास का मापक है, मतलब उससे हम माप सकते हैं। लोक हितकारी सरकारें सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करके विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। जो लोक हितकारी सरकारें होती हैं, जो जनता की भलाई चाहने वाली सरकारें होती हैं, वो क्या करती है? सार्वजनिक व्यय करती है। सार्वजनिक व्यय मतलब जनता के लिए खर्चा करती है। जैसे आप भारत में देखिएगा, भारत में दवाइयों पर सरकार खर्चा कर रही है, बच्चों को छात्रवृत्तियां दे रही है, उस पर सरकार खर्चा कर रही है। तो ये सब क्या है? लोक हितकारी निर्णय है सरकारों के। ठीक है, तो इस प्रकार के काम करके विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। फिर है अर्थव्यवस्था की बचतों के निवेश परिवर्तन। अर्थव्यवस्था में लोगों के द्वारा की जाने वाली बचतें मुद्रा के रूप में संग्रह करके बैंकों में जमा की जाती है, जो भविष्य में निवेश का आधार बनती है। देखिए अब क्या है कि आज हमारे पास मनी है, पैसा है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? उसको सेव कर पाते हैं, उसको बचा पाते हैं। और ज्यादा पैसा हो जाता है तो हम बैंकों में ले जाकर के उसको जमा करा देते हैं। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर जब पढ़ेंगे तब आपको ये बात और अच्छे समझ में आ जाएगी कि जब बैंकों में पैसा जाता है तो बैंक क्या करता है? दूसरे लोगों को उधार देता है। अब उधार देता है तो उसमें से हो सकता है कि कोई व्यक्ति उद्योग लगाने के लिए, कोई छोटा बिजनेस शुरू करने के लिए ले रहा हो। अब उससे क्या हुआ कि जो पैसा हमने बचाया था और बैंकों में जमा कराया, उससे किसी ने उद्योग लगा दिया, इंडस्ट्री खड़ी कर दी। अब इंडस्ट्री खड़ी कर दी मतलब रोज काम करवाएगा, वहां पे लाखों लोगों को रोजगार देगा, लाखों लोगों को रोजगार देगा, उनको अच्छा खासा पैसा मिलेगा। मतलब हमारी जो बचत है वो किस में परिवर्तित हो जाती है? निवेश में परिवर्तित हो जाती है, अगर वो बचत हम लोग हमारी बैंकों में करें तो। ठीक है। श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण। मुद्रा के माध्यम से देश में श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण करके उत्पादन का उच्चतम स्तर प्राप्त किया जाता है, जो मुद्रा से संभव हुआ है। देखिए श्रम का विभाजन, हम क्या करते हैं? हम काम को बांट देते हैं, और काम को बांटने का
हम चाहते हैं कि विशिष्टीकरण हो। भाई जैसे आज एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आज मैं आपका पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स का टीचर हूँ, मैं 9th 10th सोशल साइंस का टीचर हूँ। आज क्यों? क्योंकि मैंने इन सब्जेक्ट्स में डिग्रीज अचीव कर रखी है, इन सब्जेक्ट्स का मेरे पास नॉलेज है इसलिए ही तो मैं क्या हूँ, विशिष्ट हूँ। स्पेशलाइजेशन मतलब, विशिष्टीकरण का मतलब स्पेशलाइजेशन। अब आज आप एक बात ये बताइए कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने भैया साइंस में बहुत अच्छी डिग्री कर रखी है, वो सोशल पढ़ाए, वो स्पेशलाइज्ड है क्या? नहीं, वो ऐसा नहीं है। और आज मैं सोशल में, मेरी इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छी कमांड है और मैं ये छोड़ करके मान लीजिए फिजिक्स पढ़ाऊं, साइंस पढ़ाऊं, नहीं, वो स्पेशलाइजेशन नहीं है। तो ये क्या है, हम श्रम को विभाजन कर देते हैं, हम लेबर को डिवाइड कर देते हैं, और लेबर हम कैसे चाहते हैं, विशिष्टीकरण वाली चाहते हैं, जो स्पेशलाइज्ड हो। और स्पेशलाइज्ड के लिए हमें क्या करना होगा, बिल्कुल हम लोगों को क्लियर करना होगा, श्रम विभाजन व विशिष्टीकरण करके उत्पादन का उच्चतम स्तर प्राप्त किया जाता है, जो मुद्रा से संभव है। तो जब श्रम का विभाजन कर दिया जाएगा, उनमें विशिष्टीकरण, स्पेशलाइजेशन हो जाएगा कि हाँ भैया देख, तेरा काम ये है, तेरा काम ये है, तेरा काम ये है, तू इस चीज में स्पेशलाइज्ड है, तू इस चीज में स्पेशलाइज्ड है, और फिर उस हिसाब से उसी के काम के लिए हम क्या करते हैं, उसको पेमेंट करते हैं। तो पेमेंट कैसे कर रहे हैं, मुद्रा से। तो ये जो श्रम का विभाजन और विशिष्टीकरण भी हुआ है, ये भी किसके कारण संभव हुआ, मुद्रा के कारण ही संभव हुआ है। अब आप मुझे एक चीज बताइएगा, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, प्राइवेट डॉक्टर के पास जाते हैं, प्राइवेट डॉक्टर हमें 10 मिनट का 5 मिनट चेक करने के 400 से 500 रुपए ले लेता है फीस। कोई 300 लेते हैं, कोई 500 लेते हैं, ठीक है। और एक मजदूर पूरे दिन काम करके 500 कमाता है, 7-8 घंटे 10 घंटे काम करके 500 कमाता है। अब आप कहोगे ये तो बहुत बड़ा भेदभाव है, एक व्यक्ति 5 मिनट काम करने के 500 रुपए कमा रहा है और एक व्यक्ति 10 घंटे काम करने के 500 रुपए। नहीं भाई, ये स्पेशलाइजेशन है। हम डॉक्टर को 500 रुपए के 5 मिनट के नहीं दे रहे, हम उसको इस बात के दे रहे हैं क्योंकि उसने 15 साल में खुद को स्पेशल बनाया, इतना स्पेशल बनाया है कि हाँ वो आपको ठीक करने की ताकत रखता है। तो हमने श्रम का विभाजन करा और श्रम का विभाजन करके हमने स्पेशलाइज्ड बनाया कि वहां ये स्पेशलाइज्ड है, ये स्पेशलाइज्ड है। तो आप ज्यादा स्पेशलाइज्ड होगे तो आपको उसी हिसाब से पेमेंट करा जाएगा। आर्थिक जीवन में स्वतंत्रता, मुद्रा के प्रयोग से उपभोक्ता एवं उत्पादक दोनों ही बाजार में विवेकानुसार निर्णय लेने में हेतु स्वतंत्र होते हैं। देखिए, अब मुद्रा के कारण ही क्या होता है कि जो उत्पादक है वो भी स्वतंत्र है कि भाई मैं इन चीजों का ही उत्पादन करूंगा, इनका नहीं करूंगा। जैसे मैं आज लर्निंग शेयर के लिए कहूं तो साइंस और आर्ट्स पढ़ाएंगे, कॉमर्स का भी विचार नहीं। तो उत्पादक बिल्कुल फ्री है, जो चाहे वो करे, ठीक है। और आज आप उपभोक्ता हैं तो आप भी फ्री है, ये पढ़ना है, ये वाला सब्जेक्ट लेना है, ये वाला नहीं लेना, तो आप भी फ्री है। तो हम आर्थिक जीवन में स्वतंत्र रहते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर हम हमारे समाज में रेस्पेक्ट, प्रतिष्ठा का मतलब है हमारे रेस्पेक्ट, जो समाज में रेस्पेक्ट का अगर कुछ आधार है वो भी क्या है, मनी है। पैसा ही आधार है कि हमें पैसा है मतलब इज्जत है, पैसे से ही सब कुछ है। मुद्रा अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रता के साथ साथ मूल्य संग्रह की सुविधा भी प्रदान करती है, जो सामाजिक प्रतिष्ठा का आधार है। तो हम पैसा इकट्ठा कर करके जोड़ जोड़ के लोगों के सामने खूब अच्छे अमीर बन जाएंगे, फिर हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा हो जाएगी। ओके, ये सभी मुद्रा के महत्व थे। उपरोक्त बिंदुओं से स्पष्ट है कि मुद्रा का आर्थिक क्षेत्र में अत्यधिक महत्व है, किंतु फिर भी अर्थशास्त्री मुद्रा के प्रचलन को नियंत्रण में रखने की सलाह देते हैं, क्योंकि अनियंत्रित होने पर मुद्रास्फीति का कारण बनती है, जिसकी अर्थव्यवस्था को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इसलिए किसी विद्वान ने ठीक ही कहा है कि मुद्रा एक अच्छी सेविका किंतु बुरी स्वामिनी है। देखिए, अब इन्होंने क्या कहा कि मुद्रा का आर्थिक महत्व आपने समझ लिया, और बहुत ही ज्यादा अत्यधिक महत्व है, कोई थोड़ा बहुत भी नहीं, बहुत ही ज्यादा इसका महत्व है। परंतु कुछ अर्थशास्त्री कहते हैं कि जो मुद्रा का प्रचलन है, ये जो मुद्रा चल रही है, इसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखना जरूरी है, इसको थोड़ा सा नियंत्रण में रखना जरूरी है। अगर इसको नियंत्रण में नहीं रखा गया तो क्या आ जाएगी, मुद्रास्फीति आ जाएगी, मतलब महंगाई हो जाएगी, ठीक है, महंगाई हो जाएगी। और ये मुद्रा को नियंत्रण करने का काम कौन करता है बच्चों, नियंत्रण करने का काम करता है देश का सेंट्रल बैंक, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रीय बैंक कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और ये किस प्रकार से मुद्रा को नियंत्रण करने का काम करता है, किस प्रकार से कंट्रोल करता है, जिससे कि ना तो मुद्रास्फीति की कंडीशन आए और ना मंदी की कंडीशन आए, मतलब बैलेंस चलता रहे सब कुछ, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो इसलिए अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि मुद्रा के हमारे पास बहुत सारे काम है, बहुत सारे महत्व है, परंतु फिर भी इसको थोड़ा सा हमें कंट्रोल करके रखना चाहिए, नहीं तो उससे मुद्रास्फीति आ सकती है और इसके कारण अर्थव्यवस्था पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। एक बात यहाँ पर और बड़ी अच्छी कही गई कि मुद्रा एक अच्छी सेविका है किंतु बुरी स्वामिनी है। मतलब अगर आप मुद्रा को एक सर्वेंट बना करके काम करवाओगे, मनी को सर्वेंट बना करके काम करवाओगे तो अच्छी बात है, पर अगर वो मास्टर बन गई तो बुरी बात है, ठीक है। ये बिल्कुल एक मन की तरह देखो आप, अगर मन आपका गुलाम है तो बहुत अच्छी बात है भैया। जैसे भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं भगवत गीता में कि मन अगर आपका गुलाम है तो बिंदास, आपसे बेहतर व्यक्ति कोई है ही नहीं। पर अगर आप मन के गुलाम हो, आज मन ने कहा यार चल ये काम कर लेते, पता है ये काम गलत है, पता है फास्ट फूड नहीं खाना मुझे, मैं डॉक्टर ने मना करा है, पर मन ने कहा चल कर आज खाने चलते हैं, खा क्या है। आप मतलब मन के गुलाम हो, मन आपका गुलाम है, और मन ने आदेश दिया नहीं फास्ट फूड कैसे खाना है,
नहीं खाऊंगा, सामने से निकल जाऊंगा और खाऊंगा नहीं, मतलब मन वहां पर आपका गुलाम है। ठीक है, तो उसी प्रकार से मनी को आप सर्वेंट बना करके रखिए, मास्टर नहीं। वो मास्टर बहुत बेकार है। ठीक है ना, अगर सर्वेंट अच्छी और मास्टर बेकार है। चलिए अब हम बात करते हैं मुद्रा की मांग, या जिसको कहा जाता है डिमांड ऑफ मनी। अब सबसे बड़ी बात आती है कि मनी की डिमांड क्यों करी जाती है, डिमांड ऑफ मनी क्यों होती है। मुद्रा की मांग हमें यह बताती है कि लोग द्रव्य क्यों चाहते हैं। जो मुद्रा की मांग का जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, इससे हमें यह पता चलता है कि लोग द्रव्य जो मनी है वो क्यों चाहते हैं, उनको क्यों रिक्वायरमेंट है मनी की, यह हमें पता चलता है। क्योंकि मुद्रा सौदों के संचालन के लिए आवश्यक है। सौदों के मूल्य ये तय करेंगे कि लोग कितना द्रव्य रखना चाहेंगे। जितने अधिक सौदे किए जाएंगे उतनी ही अधिक द्रव्य की मांग होगी, क्योंकि सौदों की मात्रा आय पर आधारित होती है। ये स्पष्ट है कि आय में वृद्धि होगी। देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मुद्रा की मांग में कुछ द्रव्य क्यों चाहते हैं लोग, द्रव्य क्यों चाहते हैं वो पता चलेगा। अब द्रव्य या जो मनी, सीधा सा समझे, जो मनी है उसकी क्यों जरूरत है, सौदों के संचालन के लिए। मतलब आपको ट्रांजैक्शन करने के लिए, आपको लेन देन करने के लिए आपको पैसे की आवश्यकता है, मुद्रा की आवश्यकता है। और ये जो सौदों का मूल्य होगा, ठीक है, सौदों का मूल्य होगा भाई कितनी उसकी वैल्यू है, कितना देना है, कितना लेना है, ये सब कुछ ही तय करेगा कि भैया मेरी मुद्रा की मांग कितनी है। अगर मान लीजिए मैं 10,000 के खर्चे करता हूं, मुझे 10,000 मुद्रा की मांग है, तो ये सब कुछ किस पे, सौदों के मूल्य पे तय करेगा। अब जितनी ज्यादा अधिक सौदे होंगे, ज्यादा ट्रांजेक्शन होंगे, मतलब आपको ज्यादा द्रव्य की मांग होगी, ज्यादा आपको मनी चाहिए होगा। और ज्यादा मनी आपका कहां से आएगा, आय से ही तो आएगा। आप कमाओगे तभी तो आएगा ना भैया, ज्यादा काम करा, ज्यादा पैसा कमाया। तो ये सब कुछ किस पर भी निर्भर करता है, आय पर भी निर्भर करता है। तो मुद्रा की मांग कैसे पता चलेगी कि भाई लोग कितना ट्रांजैक्शन करते हैं, जितना ज्यादा ट्रांजैक्शन करेंगे उनको उतना ही पैसा चाहिए होगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक तस्वीर दिखाई है कि भैया यहाँ हमारा जो जीभ है ना, ये जो जीभ है हमारी, ये बिल्कुल क्या है, पैसा मांगते, ये दे दो और पैसा आ जाए, और पैसा आ जाए, और पैसा आ जाए। ठीक है, मतलब हमारा पेट जो है उसमें खूब पैसे चाहिए, मतलब उससे हम हमारी जितनी भी आवश्यकताएं वो सारी पूरी कर सकें। जैसे भी जब लोग अपनी बचतों को द्रव्य के रूप में रखने के बजाय बैंकों में रखते हैं जिस पर उन्हें ब्याज प्राप्त होता है, लोग कितना रुपया अपने पास रखेंगे ब्याज की दर पर भी निर्भर करेगा। देखिए अब इस बात को भी समझिए, लोग अपनी बचतों को द्रव्य के रूप में रखने के बजाय, लोग जो पैसा उनके पास आता है वो अपने पास रखने की जगह अगर वो बैंकों में रखते हैं, तो अब बैंक क्या करेगा, उनको ब्याज देगा। ठीक है, ब्याज देगा। अब कितना रुपया अपने पास लोग रखेंगे, ये सब कुछ भी किस पर निर्भर करता है, ब्याज पर निर्भर करता है। ये सब कुछ किस पर निर्भर करेगा, ब्याज पर निर्भर करेगा। आज मुझे एक बात बताइए, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 10% इंटरेस्ट दिया जा रहा है पूरे साल का, ठीक है, 10%, कि भाई अगर आप कोई भी व्यक्ति बैंक में पैसा जमा कराएगा तो उसको 10% ब्याज मिलेगा, ठीक है, पूरे एक साल का। अब जैसे मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपया जो है, मैंने 1 लाख रुपया 3 महीने के लिए बैंक में जमा कराया, ठीक है। अब 1 लाख रुपया 3 महीने के लिए बैंक में जमा कराने का मतलब है भैया, पहले तो यहां पर आ जाओ, 10,000 मेरे पूरे साल का ब्याज बनता, ठीक है, क्योंकि 10% तो पूरे साल का है। परंतु मैंने कितने महीने रखा है, 3 महीने, ठीक है, और 3 टोटल महीने कितने होते हैं, 12, तो 1/4, मतलब अब ये आप 10,000 में 4 का भाग दे दीजिए, तो इसमें जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2,500। मतलब अब आपको जब 3 महीने बाद आप पैसे निकालोगे तो आपको 1 लाख रुपए से ज्यादा मिलेंगे। 1 लाख तो वो मिलेगा और 2,500 आपको ये भी मिलेंगे, ठीक है, मतलब आपको ब्याज इतना मिला। अब यही मान लो कि अगर मुझे 5% ही मिलता, मतलब मुझे इसका भी आधा मिलता, 1,275 रुपए मुझे मिलते ना, 1,275 रुपए मिलते। तो अगर बैंक ब्याज ज्यादा दे रहा है तो लोग घरों पे पैसा कम रखेंगे, क्योंकि उनको पता घर पे पड़ा पैसा कौन सा बढ़ेगा, पर वहां बैंक में ले जाकर के डाल देंगे तो पैसा बढ़ेगा। तो अगर जनता को ज्यादा ब्याज मिलता है तो लोग ज्यादा बैंकों में पैसा रखेंगे, और कम मिलता है तो लोग घरों पे ज्यादा पैसा रखेंगे। यही बात यहां पे बोलिए कि ब्याज की दर पर भी निर्भर होगा कि लोग अपने पास कितना पैसा रखते हैं। विशिष्ट रूप से जब ब्याज की दरें बढ़ती हैं तो लोग अपने पास द्रव्य रखने में दिलचस्पी कम रखते हैं। जब ब्याज की दरें बढ़ती हैं तो लोग अपने पास द्रव्य रखने में दिलचस्पी कम रखते हैं। क्यों? क्योंकि ब्याज की दरें बढ़ गई हैं, ज्यादा पैसा मिलेगा तो घर में मत रखो, चलो बैंक चले हम, ठीक है, तो बैंकों में ले जाकर के पैसा जमा कराएंगे, क्योंकि आपको ज्यादा ब्याज मिल रहा है, ज्यादा पैसा मिलेगा। क्योंकि द्रव्य को रोककर रखने का अर्थ होता है ब्याज वाली जमाओं का कम होना और इस प्रकार कम ब्याज की प्राप्ति। और पैसे को घर में रखने का अर्थ क्या है कि मतलब बैंक में जो जमा है वो कम है, और कम है मतलब आपको कम ब्याज मिल रहा है, कम पैसा मिल रहा है। इसलिए क्या करो, ज्यादा से ज्यादा पैसा बैंकों में ले जाकर के जमा कराओ। ये कंडीशन जो मैं आपको बता रहा हूं ना कि ब्याज दर बढ़ा देते हैं, ये ब्याज दर बढ़ाना कम करना ये भी जो कंट्रोल करता है ना, केंद्रीय बैंक कंट्रोल करता है बेटा।
वो अगर उनको लगता है कि नहीं नहीं भैया इकोनॉमी में बहुत पैसा चला गया लोगों के पास, तो फिर वो क्या करेंगे, ब्याज दर बढ़ा देंगे, लोगों को बोलेंगे अरे पैसा जमा कराओ बैंकों में, पैसा जमा कराओ, खूब पैसा मिल रहा है, खूब एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है। उससे क्या हुआ, पैसा बैंकों के पास आ गया। अब बैंकों के पास आ गया मतलब केंद्रीय बैंक के पास आ गया। हमारा केंद्रीय बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके पास आ गया। अब वो चाहेगा वापस उतना ही छोड़ेगा, पैसे को कंट्रोल कर लेगा। ये सब हम आगे पढ़ेंगे, अभी आप सीधा सिंपल से जो अभी तक पढ़ा वो उसको ध्यान रखिए। इसलिए ऊंची ब्याज दरों पर मुद्रा की मांग गिर जाती है, और अगर ज्यादा ब्याज दर होगी तो मुद्रा की मांग गिर जाएगी। क्यों, क्योंकि ज्यादा ब्याज दर है तो हम बैंकों में ले जाकर जमा करा देंगे, तो लोग डिमांड नहीं करेंगे पैसा दो पैसा दो, क्योंकि उनको पता पड़े रहने भाई, ब्याज मिलेगा, फायदा ही फायदा है। ठीक है, ये मुद्रा की मांग है। देखिए, और जो डिमांड ऑफ मनी है, इसको आपकी एनसीईआरटी में बॉक्स में भी दे रखा है बेटा, सव्यवहार प्रयोजन का है। ठीक है, ऐसे जो है वो पूरा बॉक्स भी हम एंडिंग में लास्ट में जाकर के पढ़ेंगे। विमुद्रीकरण या डिमोनेटाइजेशन पे भी है, वो भी हम एंडिंग में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं मुद्रा की पूर्ति या सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी, या इसको हम मनी सप्लाई भी कहते हैं। मनी सप्लाई का अर्थ क्या होता है, मैं आपको एक आम भाषा में बता देता हूं। मनी सप्लाई का अर्थ यह है कि एक समय पर, जैसे मान लीजिए अब भी इस समय में कितना पैसा हमारी अर्थव्यवस्था में है। देखिए, अब एक बात आपको पता है, नोट छापने का, नोट बनाने का, ये सारा जो काम कर रहा है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर रहा है, हमारा केंद्रीय बैंक कर रहा है। मतलब हमारे बाजार में कितना पैसा छोड़ रहा है। अब छोड़ने का मतलब क्या है कि वो बैंकों को कितना दे रहा है, कितना बांट रहा है, फिर बैंकों के थ्रू लोगों के पास इनकम के फॉर्म में जाएगा और अलग अलग फॉर्म में जाएगा। मतलब आज केंद्रीय बैंक को पता है साहब मैंने 1 करोड़ रुपया बाहर छोड़ रखा है, मतलब पूरी अर्थव्यवस्था में कितना पैसा घूम रहा है, 1 करोड़ रुपया घूम रहा है। तो मनी सप्लाई कितने की हो गई, 1 करोड़ की हो गई। भाई आज एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, आज मैं टीचर हूँ, मैं सप्लाई करने वाला हूँ, मैं प्रोड्यूसर हूँ, तो मुझे पता है ना कि मैंने इतने वीडियो रिकॉर्ड कर दिए, इतने की सप्लाई मैंने कर रखी, हाँ या ना, मुझे पता है। तो उसी प्रकार से केंद्रीय बैंक पैसे जारी करने वाला है, उसको पता है ना भैया कि मैंने इतना पैसा बना करके मार्केट में छोड़ रखा है, पता है ना। आपके पापा मम्मी हैं, आपके पापा मम्मी को पता है ना भाई मैंने बेटा को 1000 रुपए दिए थे, बच्ची को 1000 रुपए दिए थे, उनको पता है कि 1000 रुपए इसके बाद छोड़ रखे। उसी प्रकार से केंद्रीय बैंक सारा डेटा रखता है, पैसा बनाने वाला वो, छोड़ने वाला वो, तो उसको पता है कि भैया अभी अर्थव्यवस्था में 1 करोड़ रुपए है। अर्थव्यवस्था मतलब लोगों के बीच में 1 करोड़ घूम रहा है, हमने 2 करोड़ छोड़ दिए, 2 करोड़ घूम रहे हैं। तो वो एक एट अ टाइम कितना पैसा हमारी अर्थव्यवस्था में, हम उसी को क्या कहते हैं, मनी सप्लाई कहते हैं या मुद्रा की पूर्ति कहते हैं। आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के अंतर्गत नकदी एवं बैंक जमा आती है। तो मुद्रा के अंतर्गत क्या क्या आता है, नकदी मतलब कैश जो लोगों ने अपने पास रख रखा है, अपने हाथ में रख रखा है, और या बैंक में जो जमा करा रखा है, या तो हम कैश रखते हैं या हम बैंक में जमा करा देते हैं। किस प्रकार की बैंक जमाओं को सम्मिलित किया जाता है, इस आधार पर मुद्रा के अनेक माप हैं। तो बैंक जमाओं के बारे में हम और भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है, ये अभी इतना डिटेल में नहीं है। एक व्यवस्था में ये 2 प्रकार के संस्थाओं द्वारा निर्मित किए जाते हैं, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय बैंक और व्यावसायिक बैंकिंग व्यवस्था। तो ये 2 प्रकार के संस्थाओं द्वारा निर्मित होता है ये पूरा सिस्टम मुद्रा की पूर्ति। वो एक है केंद्रीय बैंक और एक है व्यावसायिक बैंक। ठीक है, तो ये व्यावसायिक बैंकों के बारे में हम पहले पढ़ेंगे और फिर केंद्रीय बैंकों के बारे में पढ़ेंगे। अब जो हम आगे जो पढ़ेंगे ना बच्चों, वो पहले तो हम ये जानेंगे कि जो बैंक शब्द है, ये बैंक शब्द आया कहां से। मैं हमेशा आपको क्या कहता हूं कि भैया ये पूरा संसार किस पे, शब्दों में समाया, तो शब्द को ही समझ लो तो फिर हम टॉपिक को भी समझ जाएंगे। तो पहले हम ये जानेंगे कि बैंक शब्द की शुरुआत कहां से हुई थी, उसके बाद इंडिया में बैंकिंग का मतलब क्या है, बैंक का क्या मतलब है, और उसके बाद ये जो व्यावसायिक बैंक है, ये व्यावसायिक बैंक क्या होते हैं, इनको कैसे प्रॉफिट होता है, फिर जानेंगे इन व्यावसायिक बैंकों के कार्य क्या है, फिर हम केंद्रीय बैंक की कैसे स्थापना हुई वो जानेंगे, फिर केंद्रीय बैंक के कार्य क्या है वो जानेंगे। मतलब भैया आप तो ओवरऑल पूरी इकोनॉमी के मास्टर बनने वाले हो। ओके, पर आज के लिए इतना ही, ठीक है ना, आज ज़्यादा एक्स्ट्रा डोज नहीं, आपको इतना ही। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, और मेरे लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं बच्चों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और इकोनॉमिक्स में 100 में से 100 का टारगेट पूरा करिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।